सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में रघु नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ गांव के किनारे बने छोटे जर्जर और टूटे फूटे घर में रहता था। ठंडी हवाओं और घने कोहरे के बीच रघु रोज सूरज निकलने से पहले ही काम पर निकल जाता था। उसका काम लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से किसी तरह घर का चूल्हा जल पाता था। एक शाम जब रघु काम से घर लौटा तो उसने देखा कि ठंडी बारिश के कारण घर की छत जगह जगह से टपक रही थी और पूरी झोपड़ी में बर्फ जैसी सर्दी फैल गई थी। कोने में बैठा उसका परिवार ठंड से कांप रहा था। यह सब देखकर रघु का दिल भारी हो गया। तभी उसकी पत्नी कमला, जो गुस्सैल स्वभाव की थी और अपनी गरीबी से हमेशा परेशान रहती थी, अपने मन का सारा दर्द गुस्से में निकालते हुए उसे खरी खोटी सुनाने लगी। सुनिए, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? घर की छत जगह जगह से टपक रही है, ठंड से जान निकल रही है और हमारे पास उसे ठीक कराने तक के पैसे नहीं हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इन हालात से डर लगता है। तुम चिंता मत करो, मैं रोज पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा काम मिल जाए। आप मेहनत तो हर दिन करते हैं, लेकिन लगता है हमारी किस्मत ही हमसे रूठ गई है। हर बार थोड़ी सी उम्मीद जगती है और फिर टूट जाती है। आखिर कब तक ऐसे ही गुजारा करेंगे हम? तुम हिम्मत रखो, एक दिन सब ठीक होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आज भी आपको कोई अच्छा काम नहीं मिला तो खाली हाथ घर मत लौटना। अब मुझसे यह हालत और देखी नहीं जाती। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज तुम्हें निराश न करूं। कमला की बातें सुनकर रघु कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उसे चुप रहने पर मजबूर कर देता था। यह सोचकर रघु कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे के बीच जमींदार के घर की तरफ चल पड़ता है। ठंडी हवाएं उसके शरीर को चीर रही थीं, लेकिन मजबूरी और अपने परिवार की चिंता उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। वह ठिठुरते हुए भी बिना रुके कदम बढ़ाता जाता है। मालिक, आपसे एक बात कहनी थी। अगर कोई दूसरा काम मिल जाए जिससे मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ सके तो बहुत सहारा मिल जाएगा। घर की हालत बहुत खराब है, ठंड में छत टपक रही है और खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। देखो रघु, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन अभी मेरी हालत भी ठीक नहीं है। मैं नया व्यवसाय शुरू करने जा रहा हूँ और मुझे खुद पैसों की ज़रूरत है। इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह वाला कोई दूसरा काम नहीं दे सकता। सच कहूँ तो अभी मुझे खर्च कम करना पड़ेगा, इसलिए आज से तुम काम पर मत आना। मालिक, ऐसा मत कीजिए। घर की हालत बहुत खराब है। ठंड में घर की छत टपक रही है, पत्नी बीमार है। मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है। आप चाहें तो मेरी तनख्वाह मत बढ़ाइए, लेकिन काम से मत निकालिए। मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मुझे खुद पैसों की जरूरत है। तुम कहीं और काम ढूंढ लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन जमींदार से मदद की उम्मीद टूटने के बाद निराश होकर रघु उसके घर से बाहर निकल पड़ता है। कड़ाके की ठंड में उसके कदम भारी हो रहे थे और ठंडी हवा उसके चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक खेत में कुछ मजदूर काम करते हुए दिखाई देते हैं। वे सब ठंड से बचने के लिए मोटे ऊनी कपड़े पहने हुए थे और जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे। उनका मालिक वहीं खड़ा सख्त आवाज में उन्हें काम के निर्देश दे रहा था। अच्छे से खुदाई करो, मिट्टी ढीली मत छोड़ना, वहां किनारे तक ठीक से खोदो। हाँ, उस तरफ भी खुदाई करो। काम जल्दी खत्म होना चाहिए, बीच में आराम करने मत बैठ जाना। जहां पत्थर दिखे उसे भी निकाल कर अलग रखो। पूरा खेत बराबर और साफ होना चाहिए, कोई जगह अधूरी नहीं छूटनी चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मालिक, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर यहाँ कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए तो दे दीजिए। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। नहीं रघु, ये सब बहुत मेहनत वाला काम है, तुमसे नहीं होगा।
और वैसे भी इन कामों के लिए मेरे पास पहले से ही काफी मजदूर है। मालिक, घर की हालत बहुत खराब है। ठंड में हाल और भी बुरा हो गया है। आप एक मौका दे दीजिए, मैं पूरी लगन से काम करूंगा। अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। तुम ऐसा करो, जब फसल की कटाई का समय आए तब आ जाना। तब सारा अनाज गोदाम तक पहुंचाने का काम कर देना। अभी के लिए तुम जाओ। मालिक, कटाई में तो अभी बहुत समय है। अभी तो रोपाई भी नहीं हुई, तब तक मैं क्या करूंगा। निराश होकर रघु एक बार फिर आगे बढ़ जाता है। कड़ाके की ठंड में चलते चलते आखिरकार वह अपने गांव की शिक्षिका के घर पहुंच जाता है। ठंडी हवा से उसके हाथ सुन्न हो चुके थे और उसके मुंह से निकलती हर सांस धुएं जैसी दिखाई दे रही थी। घर का कोई छोटा मोटा काम मिलने की उम्मीद से रघु धीरे से दरवाजा खटखटाता है ताकि शायद उसे झाड़ू पोछा या कोई भी छोटा काम मिल जाए और वह अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमा सके। कौन है? अरे रघु, तुम यहाँ, बताओ किस काम से आए हो? मैडम, मैं काम की तलाश में आया हूँ। अगर घर का झाड़ू पोछा, बर्तन या कोई भी छोटा मोटा काम हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए जो भी काम मिलेगा मैं कर लूंगा। रघु, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक काम वाली है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर काम पर रख लेती। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही। तुम हिम्मत मत हारना, तुम्हें कहीं ना कहीं काम जरूर मिलेगा। ठीक है मैडम, मैंने सोचा था शायद यहाँ कोई काम मिल जाए, फिर भी आपने बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी, आज किसी तरह घर का चूल्हा जल जाए। यह सुनकर रघु अब और भी ज्यादा उदास हो जाता है। कड़ाके की ठंड में वह गांव में जगह जगह काम की तलाश करता है। ठंडी हवाओं और धुंध के बीच वह पूरे दिन भटकता रहता है, लेकिन उसे दिन भर में कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। आखिर वह थक हार कर कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठ जाता है। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे और वह गर्म चाय की उम्मीद में चुपचाप बैठा रहता है ताकि शरीर में थोड़ी गर्माहट आ सके और थकान भी कम हो जाए। नमस्कार। मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही तेज हवाओं और तूफान आने की भी संभावना जताई गई है। लोगों को सलाह दी जाती है कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें, गर्म कपड़े पहनकर रखें और खराब मौसम से बचने के लिए पहले से तैयारी कर लें। किसानों और मजदूरों को भी सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। अरे भैया, ये न्यूज़ वाले भी ना कुछ भी खबर फैला देते हैं। हर बार तूफान, हर बार खतरे की बात। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। लोग बस डर जाते हैं बेकार में। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, लेकिन पिछली बार भी बारिश में यही बताया गया था कि खतरे की कोई बात नहीं है। और आप तो जानते ही हो, उस बाढ़ में मेरे सारे माल मवेशी बह गए थे। तब से मुझे ऐसी खबरें सुनकर डर लगने लगता। दोनों की बातें सुनकर और टीवी में खबरें देखकर रघु की चिंता और परेशानी दोनों बढ़ जाती हैं। कड़कड़ाती ठंड में उसका मन और भारी हो जाता है। वह बिना कुछ खाए पिए ही वहां से उठकर घर की ओर चल देता है। रास्ते भर ठंडी हवा चल रही थी और धुंध चारों तरफ फैली हुई थी। रास्ते में उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसे डर था कि कमला ने कहा था कि खाली हाथ घर वापस मत आना, और आज उसे कोई भी काम नहीं मिल पाया। यही सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था कि घर पहुंचने पर कमला फिर से गुस्सा करेगी। अब मैं घर जाकर क्या कहूँगा? आज भी कोई काम नहीं मिला। कमला पहले से ही परेशान है। अगर मैं खाली हाथ गया तो वह और दुखी हो जाएगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? घर की हालत खराब है, ऊपर से ठंड और बढ़ने वाली है। अगर छत ऐसे ही टपकती रही तो हम लोग कैसे रहेंगे? मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। ऐसे हार नहीं मान सकता। परिवार के लिए मजबूत बनना ही पड़ेगा। जब रघु घर पहुंचता है
तो देखता है कि कमला बिस्तर में पड़ी हुई है और तेज बुखार व कड़ाके की ठंड के कारण कांप रही होती है। घर के अंदर सर्द हवा घुस रही थी और हालत पहले से भी ज्यादा खराब लग रही थी। घर में अब भी छत से बारिश का पानी टपक रहा था। छत पर जगह जगह पानी जमा हो गया था। उसी कारण पानी धीरे धीरे टपक कर घर के अंदर गिर रहा था और कमरे में और ज्यादा ठंड व नमी फैल गई थी। कमला, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी कांप क्यों रही हो? तुम्हारा शरीर तो बहुत गर्म लग रहा है। तुम्हें तेज बुखार है क्या? तुम कब से ऐसी हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शरीर जल रहा हो। उठने की भी ताकत नहीं बची। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम बस आराम करो। मैं अभी पैसों का इंतजाम करके आता हूं। तुम्हें अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाऊंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं सब ठीक कर दूंगा। सुनिए, सुबह मैंने जो गुस्से में आपसे कड़वी बातें कह दी थीं, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं उन हालात से घबरा गई थी, इसलिए मुझसे वो सब निकल गया। मैं जानती हूँ आप हमारे लिए दिन रात कितनी मेहनत करते हैं। तुम ऐसी बातें मत करो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हालात ही ऐसे हैं। तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम दवा खाओ, कंबल ओढ़कर लेटो। मैं अभी जाता हूँ और पैसे लेकर आता हूँ, चाहे मुझे किसी के आगे हाथ ही। आप मेरे शब्दों का बुरा मत मानिए और अपना भी ध्यान रखिए। बाहर बहुत कड़ाके की ठंड है। जल्दी वापस आ जाइए। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौटूंगा। यह सोचकर रघु कड़कड़ाती ठंड में अपने दोस्त कुमार के घर चला जाता है। ठंडी हवा से उसका शरीर सुन्न पड़ रहा था, फिर भी वह उम्मीद लेकर वहां पहुंचता है। लेकिन दरवाजा खटखटाने पर कुमार की पत्नी बाहर आती है और दरवाजे पर ही रुककर उससे बात करती है। अरे भैया, आप यहाँ इतनी ठंड में, बताइए क्या बात है? आप यहाँ किस काम से आए हैं? भाभी, कुमार घर पर हैं क्या? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम था। मुझे उनसे कुछ मदद चाहिए थी, इसलिए मैं आया हूँ। वो भैया, वो अभी घर पर नहीं है। किसी काम से बाहर गए हैं और शायद कुछ दिनों बाद ही वापस आएंगे। अच्छा, ठीक है भाभी। अगर वो आए तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं मिलने आया था। इतना कहकर कुमार की पत्नी घर के अंदर चली जाती है। रघु अभी भी कड़ाके की ठंड में घर के बाहर ही खड़ा रहता है। ठंडी हवा उसके कपड़ों के आर पार जा रही थी और वह उम्मीद में दरवाजे की ओर देखता रहता है। तभी उसे घर के अंदर से दोनों के आपस में बात करने की आवाज आने लगती है। वे दोनों किसी बात को लेकर धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे और रघु चुपचाप बाहर खड़ा सब सुनने की कोशिश करता रहता है। सुनिए, आपका दोस्त रघु आया था। मैंने उससे कह दिया कि आप घर पर नहीं हैं। वो कुछ मदद मांगने आया लगता था। ठीक किया तुमने। अगर मिल लेता तो जरूर पैसों की मदद मांगता। अभी मेरे पास भी फालतू पैसे नहीं है कि हर किसी को देता फिरूं। अरे हाँ, मैंने समझ लिया था, इसीलिए बहाना बना दिया। बेचारा बहुत परेशान लग रहा था। वो तो हमेशा ही परेशान रहता है। अगर सबकी मदद करने लगूं तो खुद सड़क पर आ जाऊंगा। चलो, अच्छा हुआ वो चला गया। सही कह रहे हैं आप। यह सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वह बहुत मायूस हो जाता है। कड़ाके की ठंड में भारी कदमों से वह वहां से लौट पड़ता है। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर वह गांव के सेठ के घर की ओर चल देता है, इस उम्मीद में कि शायद वहां उसे कोई मदद मिल जाए। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही होती है, लेकिन मजबूरी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही होती है। अरे रघु, मैंने तुमसे कहा था ना कि कटाई के समय आना, फिर क्यों आ गए? मेरे पास बार बार आने से कुछ नहीं होगा। मालिक, मैं काम मांगने नहीं आया हूँ। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसे तेज बुखार है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप मदद कर दीजिए, मैं बाद में मेहनत करके लौटा दूंगा। रघु, ये सब सुनने का मेरे पास समय नहीं है। अगर हर कोई ऐसे पैसे मांगने लगे तो मेरा काम कैसे चलेगा? मैं कोई दान करने वाला नहीं हूँ। जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो।
मालिक, बस इस बार मदद कर दीजिए, मेरी पत्नी की जान का सवाल है। मैंने कहा ना जाओ यहां से, मेरे पास तुम्हारे लिए न काम है न पैसे। सेठ से भी कोई मदद न मिलने पर अब रघु बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। कड़कड़ाती ठंड में वह भारी कदमों से अपने घर की ओर चलने लगता है। रास्ते में चलते हुए उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। घर की हालत, कमला की तबीयत और खाली हाथ लौटने का डर उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगता है। आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता। जब तक इंसान के पास पैसा होता है तभी तक लोग उसके अपने होते हैं। मुसीबत आने पर सब किनारा कर लेते हैं। मैंने सोचा था कोई तो साथ देगा, लेकिन शायद मुझे ही सब कुछ अकेले ही संभालना होगा। मुझे टूटना नहीं है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मुझे अपने परिवार के लिए खड़ा रहना ही होगा। रघु अपनी सोच में डूबा आगे चलता जा रहा होता है। कड़ाके की ठंड और पूरे दिन की थकान के कारण उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वह वहीं रास्ते में गिर जाता है। तभी वहां से एक बुढ़िया गुजर रही होती है। रघु को बेहोश हालत में पड़ा देख वह घबरा जाती है और उसे जगाने की कोशिश करने लगती है। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? उठो, आंखें खोलो। इतनी ठंड में यहाँ रास्ते में क्यों पड़े हो? सुन रहे हो ना मेरी आवाज? बेटा, हिम्मत करो, ऐसे हार नहीं मानते। उठो, भगवान का नाम लो, आंखें खोलो बेटा। कोई है क्या आसपास? अरे, किसी की तबीयत खराब है यहाँ। थोड़ी देर बाद जब रघु को होश आता है तो वह खुद को एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर पाता है। बाहर अब भी कड़ाके की ठंड और सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन झोपड़ी के अंदर थोड़ी गर्माहट महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे उठकर इधर उधर देखता है और तभी उसकी नजर सामने खड़ी उसी बुढ़िया पर पड़ती है जो चिंता भरी नजरों से उसे देख रही होती है। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गया? अम्मा, क्या आप मुझे यहाँ लेकर आईं? मुझे तो कुछ याद नहीं। मैं रास्ते में था, फिर क्या हुआ? बेटा, तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे। इतनी ठंड में अगर तुम्हें वहीं छोड़ देती तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए मैं तुम्हें अपनी झोपड़ी में ले आई। घबराओ मत, अब तुम सुरक्षित हो। बताओ बेटा, तुम्हारी परेशानी क्या है? अम्मा, मेरी हालत बहुत खराब चल रही है। मेरी पत्नी बीमार है, घर की छत टपक रही है और मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अम्मा, घर की हालत बहुत खराब है। पत्नी को तेज बुखार है। मेरे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं हर जगह गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। हिम्मत रखो बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। ये लो, ये पोटली रख लो, इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। इससे अपनी पत्नी का इलाज करवा लो और घर ठीक करवा लो। अम्मा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं ये पैसे जल्दी ही आपको वापस कर दूंगा। मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए बेटा। जब तुम सक्षम हो जाओ तो किसी गरीब और जरूरतमंद की मदद कर देना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा लौटाना होगा। रघु समझ जाता है कि उसी ने उसकी जान बचाई है और उसे यहाँ लाकर संभाला है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा रघु को एक पोटली देती है। कड़कड़ाती ठंड के बीच रघु बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया अदा करता है और तुरंत अपनी पत्नी के लिए दवा और डॉक्टर का इंतजाम करता है। कुछ दिनों के इलाज और देखभाल के बाद कमला पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन बूढ़ी अम्मा की दी हुई थैली में अभी भी काफी सिक्के बचे हुए थे। तब दोनों पति पत्नी सोच समझकर उन पैसों से गांव में ही एक छोटी सी चाय की दुकान खोल लेते हैं। ठंड के मौसम में गांव के सभी लोग उसकी दुकान पर गरम गरम चाय पीने आने लगते हैं और धीरे धीरे उनका गुजारा अच्छा चलने लगता है। एक दिन उसका दोस्त कुमार उसकी चाय की दुकान के सामने से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर रघु की दुकान पर पड़ती है और वह आश्चर्य से रुक जाता है। अरे कुमार, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? रघु, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मुझे इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं दूसरे गांव अपने बड़े भाई के पास पैसे मांगने जा रहा हूँ। क्या तुम्हारी बेटी बीमार है? देखो कुमार, तुम चिंता मत करो। ये लो,
मेरे पास जितने पैसे हैं तुम रख लो, पहले अपनी बेटी का इलाज करवाओ, बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। रघु, तुमने आज जो किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे अपने की पर बहुत पछतावा हो रहा है। ऐसा मत बोलो, मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना ही असली इंसानियत है। रघु, सच बताऊं, जब तुम मेरी मदद मांगने आए थे तब मैं घर पर ही था। मैंने ही अपनी पत्नी से झूठ बोलने को कहा था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। कोई बात नहीं कुमार, जो हुआ उसे भूल जाओ, अभी अपनी बेटी का इलाज करवाओ। धन्यवाद रघु, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर रघु अपने दोस्त कुमार को कुछ पैसे देता है। कड़कड़ाती ठंड में भी उसके दिल में अब अपनापन और मदद की भावना होती है। वह समझ चुका होता है कि जरूरत के समय किसी की मदद करना कितना जरूरी होता है। कुमार पैसे लेकर भावुक हो जाता है और रघु का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वह खुशी खुशी अपनी बेटी के इलाज के लिए दवा लेने चला जाता है। ठंड के मौसम में रघु अपनी चाय की दुकान पर खड़ा यह सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। कुछ दिनों बाद कड़कड़ाती ठंड के मौसम में एक आदमी थका हारा रघु की चाय की दुकान पर आता है। उसके कपड़ों पर धूल जमी होती है, हाथ ठंड से कांप रहे होते हैं और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही होती है। वह धीरे से दुकान के पास बैठ जाता है और गर्म चाय की उम्मीद में रघु की ओर देखता है। मालिक, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ आपके कारोबार का? रघु, मेरा कारोबार पूरी तरह डूब गया। उसमें मेरे सारे पैसे चले गए। शायद ये मेरे कर्मों का फल है। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, मुझे माफ कर दो। क्या सब पैसे डूब गए? आप चिंता मत कीजिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो हो गया उसे भूल जाइए। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं एक दूसरी राशन की दुकान खोलने की सोच रहा हूँ। अगर आप तैयार हों तो आप उसे संभालने का काम कर सकते हैं। मुझे भरोसा है आप ईमानदारी से काम करेंगे। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत में मदद की। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद रघु। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर जमींदार वहां से सामान लेकर अपने घर चला जाता है। रघु और उसकी पत्नी भी ठंडी शाम में अपनी चाय की दुकान समेटकर घर की ओर जाने लगते हैं। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही होती है और हल्का कोहरा छाने लगता है। तभी रास्ते में कमला धीरे से रघु से कुछ कहती है। उसकी आवाज में अब पहले जैसा गुस्सा नहीं होता, बल्कि अपनापन और चिंता झलक रही होती है, जैसे वह रघु से अपने मन की कोई जरूरी बात कहना चाहती हो। सुनिए, मुझे लगता है अब हमें बूढ़ी अम्मा के पैसे लौटा देने चाहिए। सच कहूँ तो उनकी वजह से ही आज हम इस मुश्किल समय से बाहर निकल पाए हैं। अगर उस दिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की होती तो शायद आज हमारा घर और हमारा जीवन दोनों बिखर जाते। तुम सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। हम कल ही अम्मा के घर जाएंगे और उनके पैसे लौटा देंगे। उनका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हमें उनका ठीक से धन्यवाद भी करना चाहिए। वह हमारे लिए भगवान की तरह बनकर आई थीं। हाँ, कल सुबह ही चलेंगे। मैं खुद उनके हाथ में पैसे दूंगा। सुबह होते ही रघु कड़ाके की ठंड और हल्के कोहरे के बीच अम्मा के घर की तरफ चल देता है। रास्ते भर उसके मन में अम्मा के लिए कृतज्ञता और चिंता दोनों चल रही होती हैं। वह वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। तभी अंदर से एक आदमी बाहर आता है। वह रघु को देखकर थोड़ी हैरानी से पूछता है कि वह किससे मिलना चाहता है, और रघु घबराते हुए अम्मा के बारे में पूछता है। भैया, मैं अम्मा से मिलने आया हूँ। वो यहीं रहती है ना? उन्होंने कुछ समय पहले मेरी जान बचाई थी। मैं उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनके पैसे भी लौटाने आया हूँ। तुम किस बूढ़ी औरत की बात कर रहे हो? यहाँ कोई बूढ़ी अम्मा नहीं रहती। यहाँ मेरी माँ रहती थी, लेकिन उनकी मौत 20 साल पहले हो चुकी है। अब यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। क्या? लेकिन मैं तो यहीं आया था।
अम्मा यहीं झोपड़ी में रहती थीं। शायद तुम गलत जगह आ गए हो। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। यहाँ ऐसी कोई औरत नहीं रहती। इतना कहकर वह आदमी दरवाजा बंद कर देता है। रघु कुछ पल वहीं खड़ा रह जाता है। कड़ाके की ठंड में उसकी सांस से भाप निकल रही होती है और उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। हैरान और परेशान रघु धीरे धीरे वापस अपने घर की ओर लौट आता है। रास्ते भर ठंडी हवा चल रही होती है और वह सोचता रहता है कि आखिर अम्मा के घर पर ऐसा क्यों हुआ। उसके मन में बेचैनी और उलझन दोनों बढ़ती जा रही होती हैं। कमला, आज मेरे साथ बहुत अजीब बात हुई। मैं अम्मा के घर गया था पैसे लौटाने, लेकिन वहाँ एक अजनबी आदमी मिला। वो कह रहा था कि वहाँ कोई बूढ़ी अम्मा नहीं रहती। उसकी माँ तो 20 साल पहले ही मर चुकी है। यह तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा। शायद भगवान ने ही अम्मा का रूप लेकर आपकी मदद की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा फिर उस दिन मेरी मदद किसने की। कमला, मुझे अम्मा की आखिरी बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि अगर पैसे लौटाने हो तो किसी गरीब की मदद कर देना। मुझे लगता है हमें वही करना चाहिए। इन पैसों से जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि हमें वही करना चाहिए जो उन्होंने कहा था। अगर हम इन पैसों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे तो वही उनके लिए सबसे सच्चा धन्यवाद होगा और शायद उसी से हमारे जीवन में भी सच्ची खुशियाँ। रघु उन पैसों से गरीबों की मदद करने लगता है। उसकी चाय की दुकान पर आने वाले हर जरूरतमंद की वह दिल से मदद करता था। कड़ाके की ठंड के मौसम में वह कई लोगों को मुफ्त चाय पिलाता और जरूरत पड़ने पर पैसों से भी सहारा देता था। उसकी इसी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की वजह से उसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया। गांव के लोग अब उसे सिर्फ चाय वाला नहीं बल्कि नेक दिल इंसान के रूप में पहचानने लगे। रघु और कमला का जीवन धीरे धीरे खुशियों से भरने लगा। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।